आइए, तो अब हम लोग जानेंगे संसद के एक आखिरी पार्ट में। ठीक है, ये आखिरी पार्ट है। चलिए हिम्मत बनाए रखिए, पहले जानेंगे संसदीय विशेषाधिकार क्या है। दो शब्द से मिलकर बना हुआ संसदीय प्लस विशेषाधिकार। संसदीय मतलब संसद को संसद सदस्य प्लस संसद समिति समझना, ठीक है ना, राष्ट्रपति नहीं। तो संसद समिति और संसद सदस्य, इन दोनों को कौन कौन सा विशेषाधिकार मिलता है, कुछ विशेष प्रकार का अधिकार, उसी को बोलेंगे विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत जो अकेले मिले संसद सदस्य को, एक होता है सामूहिक जो पूरे सदन को मिले। इस बात का चर्चा कहाँ पर है, तो आर्टिकल 105 में है संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा। ठीक है, तो पहला पॉइंट, आर्टिकल 105 में संसद के दोनों सदनों का, देखो आर्टिकल 105 में बोला गया है कि संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या है, संसद के दोनों सदस्य प्लस उसकी जो समितियां हैं जो हम पढ़ाएंगे उसके विशेषाधिकार की बात कही गई है। मतलब संसदीय विशेषाधिकार किसको मिलता है, संसद सदस्यों को और उनकी समितियों को, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है, दो प्रकार का हम जैसा कि बताए हैं कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, सामूहिक विशेषाधिकार। तो जो आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है इसके अंदर क्या क्या शामिल है, व्यक्तिगत मतलब अकेले जिसको मिले। तो मान लो किसी भी संसद में किसी भी सदस्य को बोलने का आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। यही है पहला व्यक्तिगत विशेषाधिकार। लेकिन 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 कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो न्यायाधीश के आचरण पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण पे टिप्पणी नहीं कर सकता है, नहीं उसको हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। जब तक उसको हटाने का प्रस्ताव न्यायाधीश को लाया नहीं जाए सदन में, तब तक उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता है। फिर संसद सत्र के दौरान गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये भी है। अब मान लीजिए कोई जो है सांसद जो है वो क्रिमिनल है, तो उसको जब सत्र चल रहा हो तो उस दौरान उसको गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि संसद सत्र के 40 दिन पहले तक, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले तक, सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक किसी को भी दीवानी मामले में, फौजदारी नहीं बोला जा रहा है, दीवानी मामले में 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक गवाही के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद है प्रत्येक सांसद को सदन में मत देने का अधिकार है, ये भी विशेष अधिकार है। कौन, व्यक्तिगत। तो याद रखेंगे व्यक्तिगत में कौन कौन विशेष अधिकार है, एक तो है कि गवाही वाला, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा है कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद है, केवल न्यायाधीश के आचरण पर टिप्पणी ना करे। तीसरा है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। चौथा है उसे वोट देने का अधिकार। ये व्यक्तिगत विशेष अधिकार थे। आप यही लिखे हम, गवाही साक्ष्य के रूप में उपस्थित, मत देने का अधिकार, 40 दिन आगे पीछे गिरफ्तार, प्लस बोलने का अधिकार, प्लस वोट देने का अधिकार। ये सब किसके अंदर आएगा, व्यक्तिगत विशेष अधिकार के अंदर आएगा। अब कुछ जो है सामूहिक विशेष अधिकार भी होता है, कुछ जो होता है सामूहिक विशेष अधिकार भी होता है जो संसद सदस्यों या उसकी समितियों को मिलता है। तो केवल याद रख ले, जो व्यक्तिगत अलग है और सामूहिक अलग है। केवल ऐसे आप व्यक्तिगत वाला याद रखिए, सामूहिक वाला तो जो व्यक्तिगत नहीं होगा वो सामूहिक अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला ही वाला है कि संसद का जो भी सदस्य है या अधिकारी है उसकी अनुमति के बिना सदन की कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय का साक्ष्य नहीं देने का दस्तावेज। मतलब मान लो न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो आपको अध्यक्ष का या फिर सदन के सभापति का अनुमति लेना होगा, तभी आप न्यायालय में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हो तभी कर पाओगे। ठीक है ना। इसके पहले जबकि हम बताए थे सदन में गवाह के रूप में प्रस्तुत ना होने का जो अधिकार है वो व्यक्तिगत विशेष अधिकार है। ठीक है, फिर से दूसरा क्या है, सदन के अनुमति, सदन में जो है अध्यक्ष की अनुमति के बिना आप किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी व्यक्तिगत विशेष अधिकार है। फिर से सदन में अगर मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, वो सदन का चाहता है कि सुनना, उसके पार्टिसिपेट करना, तो अगर संसद लोग चाहे तो उस बाहरी व्यक्ति को बाहर बैठा सकता है, केवल महान्यायवादी को छोड़ के, क्योंकि महान्यायवादी आर्टिकल 88 के अनुसार किसी भी सदन में भाग ले सकता है और चर्चा में सुन सकता है, कर सकता है।
चौथा, प्रत्येक सदन को अपनी कार्रवाई को, प्रत्येक सदन चाहे तो जो सदन में कार्रवाई चलता है उसको प्रकाशित करे या ना करे, उसका अधिकार है। फिर सदन को अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। लोकसभा अपना अलग नियम बना सकता है 118 के अनुसार, राज्यसभा अपना अलग नियम बना सकता है, तो सामूहिक है। सदन की कार्यवाही की जांच करने के संबंध में न्यायपालिका पे रोक। सदन का जो कार्रवाई है तो उसका जांच नहीं कर सकता न्यायपालिका। ये सदन का कैसा अधिकार है? सामूहिक। जो 122 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप का रोक सदन की कार्रवाई में। ठीक है। अब हम जैसा कि बोले थे कि क्या संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, तो नहीं, संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 105 के अनुसार जो संसदीय विशेषाधिकार मिलता है उसमें नहीं, वो आर्टिकल 361 के अनुसार मिलता है राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सामूहिक नहीं, यानी कि व्यक्तिगत। बहस और कार्रवाई की स्वतंत्रता, बहस करना, बोलना, तो ये सामूहिक है। संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, हर एक कोई अपना अपना नियम बना सकता है, हर एक सदन, आर्टिकल 118 बताएं, ये भी सामूहिक है। अजनबियों को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार, हाँ, कोई अजनबी को नहीं आने देंगे सदन की कार्रवाई में, अगर मन चाहे तो, केवल महान्यायवादी को छोड़ के, तो ये जो है ये भी सामूहिक है। साक्ष्य के गवाह के रूप में उपस्थित होने का अधिकार, सही बात है। अरे साक्ष्य के रूप में तो कोई एक ही आदमी ना उपस्थित होगा न्यायालय के सामने। तो ये क्या है? व्यक्तिगत है, तो ये हो गया तीसरा। ये भी बताया था 40 दिन आगे 40 दिन पीछे वाला भी, ये भी कोई एक ही आदमी ना जाएगा न्यायालय में, तो भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। वोट भी तो कोई व्यक्तिगत ही ना देगा, तो भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। यही है। अब यहाँ पे देखो, ऐसा तो माना जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन केवल एक बार है लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया था? इंदिरा गांधी के समय 6 साल कर दिया गया था। कब? तो 5 साल से बढ़ा के 1 साल और बढ़ा दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में। लेकिन फिर 6 साल से 5 साल कब कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, 2 साल बाद। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक, संपूर्ण बजट का आंसर वाला भी वीडियो देख सकते हैं। इसे यहाँ पर देख लीजिए कि संसद में, याद रखेंगे, बजट के लिए बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। जो बजट है उसको प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, या फिर वो किसी मंत्री को बोल सकता है कि तुम प्रस्तुत करो। इसी कारण सामान्यतः आप देखते हैं कि वित्त मंत्री क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। बजट में क्या होता है कि एक साल में कितना आया गया, इसका खर्चा का क्या होता है? मेंशन होता है। इसे ही हम लोग आम बजट या फिर संघीय बजट बोलते हैं। या वित्त मंत्री, इसमें क्या रहता है? तो इसमें वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है। इससे बजट से क्या होता है? धन नहीं निकलता है, केवल ये भाषण मात्र होता है। धन तो निकलेगा कब? विनियोग विधेयक पारित करके, अभी बताएंगे। विनियोग विधेयक पारित करके। 112 में तो बजट है जिसमें सिर्फ भाषण रहेगा कि हम ये खर्चा करेंगे, ये निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 113वां अनुच्छेद में लिखा हुआ है प्राक्कलन या फिर अनुदान की मांग करता है, प्राक्कलन। 114 में दिया हुआ विनियोग विधेयक, बहुत बार पूछता है विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में है? तो 114 में। इसी को जब तक ये पारित नहीं होगा, बजट तो आप भले बोल दिए भाषण, लेकिन जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा आप धन नहीं निकाल सकते। तो विनियोग विधेयक पारित होगा तब क्या होगा? धन निकलेगा। इसे संसद पारित करता है। यहाँ पे यह लिखा हुआ है जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक धन नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अब प्राक्कलन में ये होता है कि जितने धन की खर्चा करती है उतना ही धन विनियोग द्वारा निकाला जा सकता है। प्राक्कलन समिति बोल दिया, पहले बजट हो गया, बजट बन गया, फिर उसका प्राक्कलन समिति जितना बोलेगा 113 अनुच्छेद के अनुसार उतना ही धन निकलेगा। फिर 114 में क्या होगा? धन निकल जाएगा। अब फिर 115 में क्या है? 115 में अतिरिक्त अनुदान या फिर अनुपूरक अनुदान की चर्चा है, एक्स्ट्रा धन की। तो देखो हम बता रहे हैं, आर्टिकल 112 में क्या है? आर्टिकल 112 में है बजट का बात, कि बजट आएगा, राष्ट्रपति किसी आदमी को बोलेगा कि तुम पढ़ के सुना दो, भाषण मात्र। तो वित्त मंत्री कर दिए ये काम।
आर्टिकल फिर 113 में होगा, प्राकलन इस बजट का क्या करेगा, आकलन करेगा कि कितना पैसा इसमें से काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, कितना और वृद्धि करना चाहिए, ये सब बात कहा। फिर आर्टिकल 114 के अनुसार क्या होगा कि सरकार विनियोग विधेयक लाएगी। अब इसको दोनों सदनों से पारित होना होगा, तभी क्या होगा, सॉरी केवल लोकसभा से पारित होना होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, केवल लोकसभा से पारित होना होगा, तभी क्या होगा, बजट ये पैसा निकल पाएगा। ठीक है। अब जब पैसा निकल गया, तब इसमें बताए थे कि बहुत सारा कटौती भी होता है। सदन चाहे लोकसभा में विपक्ष चाहे तो बहुत सारा कटौती भी कर सकता है बजट पे, नीतिगत कटौती, अर्थगत, सांकेतिक, पीछे हम पढ़ा दिए हैं। अच्छा, इस पे ये सवाल है, समान वित्तीय विधेयन के चरण में क्या सम्मिलित है, मतलब बजट प्रस्तुत कर, बजट पारित होने का क्या मतलब कैसे नियम है, ये बताइए। तो देखिए कैसे नियम है। पहले तो होता है बजट प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर बजट पे क्या होगा, प्रस्तुत कर दिया, फिर क्या होगा, चर्चा होगा। प्रस्तुत कर देगा वित्त मंत्री आर्टिकल 112 के अनुसार, तो इस पे क्या होगा, प्रस्तुत हो गया, बोल दिया, फिर बजट पे चर्चा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा में बताए थे कि ये प्राक्कलन समिति आता है, दिया जाता है, वो स्टेप गायब है इसमें। फिर चौथा में क्या आएगा कि विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, तब भी उससे पैसा निकलेगा। चौथा में क्या है फिर कि लेखानुदान अगर अतिरिक्त सॉरी लेखानुदान तो इस प्रोसेस में शामिल नहीं होता है पैसा निकालने के क्रम में। बताएं लेखानुदान है कि विनियोग बजट के बाद विनियोग विधेयक पारित होने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तब लेखानुदान होता है, या उससे पहले चाहिए। फिर लास्ट में क्या होता है, विधेयक पारित होता है। तो ये बजट का प्रोसेस है, याद कर ले ऐसे। पहले तो आपका क्या होगा, बजट प्रस्तुत होगा, पहला स्टेप, सुनते रहे। फिर दूसरा में क्या होगा, बजट पे चर्चा होगा। तीसरा स्टेप में क्या होगा, प्राक्कलन समिति आकलन करेगा। चौथा स्टेप में क्या होगा कि विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग विधेयक पारित होगा। तो फिर उसके बाद पांचवा में क्या होगा, वित्त विधेयक पारित होगा, तब जाके धन निकलता है। तो इस प्रोसेस में कहाँ आ रहा है ये सब बात, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, ये सब चीज। तो ये प्रोसेस नहीं होगा, इसको सजाने के लिए बोला था तो पहला 1 2 3 4 ये होगा, ये वाला नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, बजट के निर्माण में संसद की कोई हाथ नहीं होती, ऐसा बात है क्या, गलत है। बजट के हाँ सही बात है ये, बजट के निर्माण में संसद की कोई हाथ नहीं होती। क्यों, क्योंकि बजट संसद थोड़ी बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट डीपा बनाता है, डीपा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड अफेयर्स, यानी कि आर्थिक ऐसे कुछ करके विभाग है, वो बनाता है बजट। संसद में समेकित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। संसद को संचित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है भाई। संचित निधि पर भारित व्यय पे क्या होता है, ना ही इसको उसके ऊपर मतदान होती है, ना ही उसके ऊपर क्या होता है, चर्चा होती है। आर्टिकल 113(1) में लिखा हुआ है संचित निधि के भारित व्यय के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि इसको ना ही बढ़ा सकते, इसको ना ही घटा सकते, इसको क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा भी नहीं होती, इस पर मतदान भी नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखा हुआ है। संसद राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर में वृद्धि नहीं कर सकती है, सही बात है। अरे जहाँ पैसा की बात हो, राज्य की सीमा परिवर्तन की बात हो, वहाँ पे राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ता है, सही बात है। तीसरा सी देखिए, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति नहीं, सही बात है। आर्टिकल 265 में यही लिखा हुआ है कि जब तक राष्ट्रपति से पहले सिफारिश नहीं करेगा, उसके बिना कर लगाने का उसको अधिकार नहीं है। संसद कर नियम बनाकर ही लगा सकती है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है, देखेंगे कि संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय पे कब कब कानून बना सकती है। संसद राष्ट्र सूची के विषय पे कब कब कानून बना सकती है। तो एक तो हम पीछे पढ़ा दिए हैं, आर्टिकल 249
यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। लेकिन और भी मामला है जब संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। यहाँ पे हम लिख दिए, चलिए के करके पढ़ते हैं। पहला जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। वही आर्टिकल 249 के तहत कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दे कि यह राष्ट्रीय महत्व के हित में है तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है, ये लिखा है। लेकिन इसके अलावा और भी मामला है कि जब संसद क्या करे, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 के तहत कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हो, अनुच्छेद 250 बोलता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, ठीक है, तो उस समय बना सकती है। फिर अनुच्छेद 252 के तहत क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करे या आप मेरे लिए कानून बना दीजिए तो कानून बना देगा संसद। फिर से यहाँ पे 253 के तहत 253 के तहत अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना है तो उसके क्रम में मान लीजिए कि अमेरिका का कोई बात लागू करना है तो उस पर भी राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकता है। चौथा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा के उद्वर्तन के मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उसकी स्थिति में 356 के तहत अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ पर भी संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो 356 के अनुसार अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा है तो 357 के तहत कि जो वहाँ के जो विधायी शक्ति है, ठीक है ना, उसका प्रयोग संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो कब कब बनाया जा सकता है? 249 के माध्यम से, जब राज्यसभा 2/3 से संकल्प पारित कर दे बहुमत से। 250 के तहत राष्ट्रीय आपात के समय। 252 के तहत जब 2 या 2 से अधिक राज्य बोल दे कि आप कानून बना दीजिए। 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने में, ठीक है। फिर 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के शासन के राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय, ठीक है। इन सभी 5-6 बार है कि संसद क्या कर सकता है, कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पर। ऐसे संसद को कानून बनाने का अधिकार के पर है, किस पर है? सिर्फ केंद्रीय सूची या फिर अवशिष्ट सूची, रेसिडुअल सब्जेक्ट्स। एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व कीजिए कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। हाँ, ये बात सही है क्योंकि ये 253 में ये बात दिया हुआ है। संबंधित राज्यों की सहमति से, ये भी सही है, जब 2 से 2 अधिक राज्य बोल दे 252 के अनुसार, ये भी बात बोला हुआ कि आप मेरे लिए कानून बना दीजिए। चौथा, राष्ट्रहित के विषय में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे। हाँ, ये भी सही है, जब राज्यसभा ऐसा कर दे। तीसरा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, सही बात है, तो 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो 357 के अनुसार संसद कानून वहाँ पे बना सकती है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो 353 में संसद को राष्ट्र सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। यही बात लिखा है यहाँ पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा ऐसा विधि है जिसे भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आता है। मतलब संसद कैसे भारत के पैसा पे नियंत्रण रखती है ताकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है अपने मनचाहे तरीके से खर्च नहीं कर सके। तो एक संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाए, सही बात है। इसका मतलब क्या होगा, बोलना बजट के माध्यम से, सही बात है। पहले संसद क्या करती है, बजट लाएगी, तब विनियोग विधेयक पारित करके क्या करती है, पैसा निकाल सकती है, इसके बिना नहीं। दूसरा भी सही हो जाएगा, वही बात लिखा है, विनियोग विधेयक पारित करके ही पैसा निकालते हैं हम लोग। तीसरा लिखा है अनुपूरक अनुदान लेखा अनुदान का प्रावधान, सही बात है। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो अनुपूरक अनुदान चाहिए, अगर आपको पहले चाहिए अग्रिम अनुदान तो लेखा अनुदान लाना होगा। ऐसे ही नहीं कि अपने मन से निकाल दिए, लेखा अनुदान प्रस्ताव लाना पड़ेगा, अनुपूरक अनुदान लाना पड़ेगा। चौथा है
चौथा हो सकता है क्या, संसद बजट कार्यालय द्वारा संविष्ट आर्थिक पुनर्विनाम पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियत काल अथवा कम से कम एक मध्य वर्षीय ये नहीं है, ये वित्तीय नियंत्रण का कोई अंग नहीं है। पांचवा, संसद के वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, सही बात है, वित्त विधेयक के माध्यम से ही तो धन निकलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब मामला है कि जिससे संसद क्या करता है, इसको छोड़ के ये सब मामला है जिससे संसद क्या करता है, लोगों के पैसा पे नियंत्रण रखता है। अब एक सेकेंड, आइए अब पढ़ेंगे हम लोग लाभ के पद के बारे में जो सवाल आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है कि संसद निहर्ता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पे निर्हरता का छूट देता है। सही बात है कि संसद द्वारा जो ये अधिनियम बनाया गया है 1959 वाला, इसमें कई सारे ऐसे पद हैं जिनको लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। भले ही वो दिखने में लाभ के पद जैसा है, लेकिन जो 1959 वाला अधिनियम है इसमें कई पदों को क्या किया गया है, लाभ के पद से छूट दिया गया है। तो बिल्कुल सही है। तो यही बात है, सॉरी थोड़ा उधर चला गया था। उसके बाद है कि इस अधिनियम में 5 बार संशोधित किया गया है, तो नहीं, ये इस अधिनियम को 3 बार संशोधित किया गया है। आज जो लाभ का पद है ना शब्द, ये भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे बजट सब भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, इसी तरीके से लाभ का पद वाला शब्द जो है भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। तो फिर कैसे निर्धारण होता है, तो जो संसद है ना आपका, वो समय समय पे निर्धारण करता है कि कौन लाभ का पद है और किसको लाभ का पद नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, लाभ के पद के आधार पर किसी सांसद की आयुक्ता का निर्धारण किया जाता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, बीपीएससी भी पूछा था। तो आर्टिकल 102(1)(a), याद आ रहा है, यही। लाभ के पद का निर्णय का डिसीजन कौन करेगा, तो केंद्र में करेगा राष्ट्रपति और ऐसे राज्यपाल, ठीक है, कौन है कौन नहीं है। निर्धारण पूछ रहा है, ऐसे समय समय पर डिसीजन देता है। इससे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच की रोक प्रतिबंधित है। मतलब जो संसद का जो कार्यवाही हो रहा है तो उसकी जो जांच है न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकती। बताइए किसमें, 1, 2 जगह में दोनों लोग का हस्तक्षेप ना हो, ऐसे याद कर सकते हो। बताए थे बजट कौन निर्माण करता है, तो डीपा, वो इसमें बोले थे हम, डीपा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि आर्थिक कार्य विभाग, और ये किसके अंतर्गत होगा, अधीन होगा, वित्त मंत्रालय के अधीन होगा। भारतीय संसद का सचिवालय किसके अंतर्गत है, तो ये सरकार से स्वतंत्र है। भारत सचिवालय किससे होता है, सरकार से स्वतंत्र। और लोकसभा का सचिवालय याद है कि लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत काम करता है। और लोकसभा महाअध्यक्ष का वर्णन किसमें है, महासचिव का 98 आर्टिकल में। ये बता ही दिए थे कि वो कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था तुमको विट्ठल भाई पटेल। और 1921 में केंद्रीय विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया था आपको कौन, सचिदानंद सिन्हा, बिहार वाले, ठीक है। अच्छा, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। मतलब सदन में कोई चाह रहा है, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम हिंदी बोलना चाहे, भोजपुरी बोलना चाहे, तो अनुच्छेद 120(1), देखो 120 तो भाषा से संबंधित है ही, इसी में जो पहला वाला अधिनियम है उसी में आपको जो भी भाषा में बोलने का मन है वो भाषा में आप बोल सकते हैं। अच्छा, शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो शून्यकाल मतलब वही प्रश्नकाल टाइप का है जो बिना नोटिस दिए डायरेक्ट पूछते हैं। लोकसभा में अधिकतम अवधि क्या है, 30 मिनट, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। अच्छा, ये जो बात है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि बिना विधि बनाए
संसद ना ही तो कर लगा सकता, संसद ना ही तो कर हटा सकता। तो 265 याद रहेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी अध्यक्षता करता है। इस कारण उपराष्ट्रपति ना ही संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा, ना ही कोई मतदान कर सकता है। ठीक है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कब कब नहीं है ये आपको बता ही दी है। इसमें पूछ रहा है कब कब आयोजित होगा। तो सुनिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन कर सकते हैं? नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, अरे भाई निर्वाचन के लिए नहीं होता है, जब गतिरोध हो जाए किसी विधेयक को लेकर तभी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो चौथा वाला होगा। संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं कर सकते, धन विधेयक में भी नहीं कर सकते। केवल कब होता है? जब साधारण विधेयक को लेके किसी मामले पर क्या हो जाए, गड़बड़, ये गतिरोध हो जाए, तो उस मामले में। अब यहाँ पे देखिए, संसद में बहुत सारा फंड है, यानी कि गुल्लक है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, समय समय पर पैसा निकालते हैं। तो इसी प्रकार का संसद में 3 वो गुल्लक है। एक को बोलते हैं संचित निधि, कॉन्सिलेटेड फंड, एक को बोलते हैं लोकलेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, एक को बोलते हैं आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड इसको इंग्लिश में। संचित निधि का प्रावधान किस में दिया है? अनुच्छेद 267(1), लोकलेखा निधि अनुच्छेद 267(2), आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में दिया हुआ। ये दोनों फंड जो है संविधान द्वारा निर्मित है, यानी कि हमारे संविधान में पहले से बनाया हुआ था। ये जो है संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से बनाया गया, यानी कि बात का है ये। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको याद रखना है कि जो संचित निधि में है, इसमें कहाँ कहाँ से पैसा जमा आता है, कहाँ कहाँ का पैसा इसमें जमा होता है और कहाँ कहाँ का नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए इसमें कहाँ कहाँ का पैसा जमा होता है, तो भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, जैसे कि राजस्व कर के माध्यम से टैक्स आपसे लगाए उसका पैसा, राजस्व के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से, उधार सीमा शुल्क लगाए वो, उत्पाद शुल्क, किसी प्रकार का शुल्क लगाए वो, या ऋण प्राप्ति, मान लीजिए कि भारत सरकार जापान से ऋण ले रहा है, कर्जा ले रहा है, तो वो वाला पैसा भी इसी में जमा होगा। टैक्स में जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, आयकर हो गया, इन सभी का पैसा संचित निधि में ही जमा होता है। याद रखेंगे कि जुर्माना में जो पैसा लगाता है आदमी, चालान काट दिया गया, किसी को दंड के रूप में पैसा मांगा गया, तो ये सभी जो पैसा है ये संचित निधि में जमा नहीं होता है। और आपको याद रखना है कि ये वाला पॉइंट। फिर दूसरा, कहाँ से पैसा जमा होता है ये बता दिए। और जो है आपसे पूछा जाए कि संचित निधि पे किसका कंट्रोल होगा, तो स से संचित, स से संसद का कंट्रोल होता है। मतलब संसद, आपको संचित निधि से पैसा निकालना है तो संसद ही आपको अधिकार दे सकती है। और ये अधिकार आपको संसद कैसे देगी? तो आपको पहले विनियोग विधेयक लाना होगा, वो पारित करना होगा, तभी संचित निधि से क्या होगी, पैसा निकलेगी। इस पैसा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है संचित निधि का? किसी को वेतन देने में, भत्ते देने में, पेंशन देने में, और सभी मंत्रालय, जिसको रेल बनवाना है, शिक्षा के लिए स्कूल बनवाना है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाना है, उद्योग के लिए इंडस्ट्री बनवाना है, रोड के लिए हाईवे बनवाना है, तो सभी का पैसा संचित निधि से ही दिया जाता है। कहाँ कहाँ से पैसा आया, किसका अधिकार है, किस में खर्च होता है ये पैसा, ये बता दिए। अब आपको याद रखना है कि जो संचित निधि है, संचित निधि, ये याद रखना है कि संचित निधि भी आपस में 2 प्रकार का है। एक तो संचित निधि पे भारित व्यय, और एक बस इसी तरीके से संचित निधि। तो याद रखना है कि संचित निधि पे जो भारित व्यय होता है, ठीक है ना, संचित निधि पे जो भारित व्यय होता है उस पर चर्चा नहीं होगा सदन में, ना ही इस पर वोटिंग होता है, ना ही चर्चा होता है, ना ही वोटिंग होता है। तो इसके लिए विनियोग विधेयक भी लाने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रकार के संचित निधि के लिए। ठीक है।
इस पे ना ही चर्चा होता है ना ही वोटिंग होता है। हाँ, संचित निधि को भारित व्यय पे कभी कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको बढ़ाया जरूर जा सकता है। संचित निधि पे भारित व्यय में क्या क्या शामिल होता है, तो जितने भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, ये सभी, इन सभी का वेतन इसी के अधीन क्या होता है, शामिल होता है। दूसरा बताए थे कि एक सिंपल वाला है जो संचित निधि पे भारित व्यय नहीं है। तो संचित निधि पे जो भारित व्यय नहीं है, यहाँ से धन निकालने के लिए आपको अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग विधेयक लाया जाएगा। विनियोग विधेयक भी क्या है, एक प्रकार का धन विधेयक है। तो इसको भी कौन लाएगा, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लोकसभा में सरकार द्वारा लाया जाएगा। केवल लोकसभा का शक्ति होगा, और ये भी कैसे बहुमत से पारित होगा, तो साधारण बहुमत से पारित होगा। ठीक है। और इस पे जो संचित निधि पे भारित व्यय नहीं है, इस पर मतदान भी होगा, पैसा निकालने के लिए चर्चा भी होगा, और विनियोग विधेयक भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देख ले रहे हैं कि संचित निधि पे एक सेकेंड, हाँ, अब ये बहुत ही याद रखना है आपको कि जो संचित निधि पे भारित व्यय है, संचित निधि पे किसका किसका भारित व्यय जो है, उसके अंदर किसको किसको वेतन दिया जाता है, किसका किसका वेतन शामिल है संचित निधि के भारित व्यय पे। तो राष्ट्रपति का वेतन हो चाहे भत्ता हो, चाहे उसका कोई व्यय हो, तो संचित निधि पे भारित व्यय है, यानी कि वेतन देने के लिए उसको विनियोग विधेयक नहीं लाना पड़ेगा। राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा का क्या बोल रहे हैं, सभापति, और राज्यसभा का उपसभापति, फिर लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष, यानी कि संसद के जितना पीठासीन अधिकारी है, तो उसका भी वेतन भत्ता क्या होता है, भारत की संचित निधि पे भारित व्यय है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और पेंशन, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का केवल पेंशन, ये भी संचित निधि पे भारित व्यय है। चौथा, कैग का पेंशन वेतन। पांचवा, कैग है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि यूपीएससी का भी पेंशन वेतन, ठीक है, सिर्फ कैग का पद है इसमें। पांचवा, ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार के ऊपर हो। मान लो भारत ने जापान से ऋण लिया है, तो इसका दायित्व भारत सरकार के ऊपर है, तो ये भी संचित निधि पे भारित व्यय होगा। छठा, अगर कोई न्यायालय है या ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा भारत सरकार पर दी गई डिग्री या पंचायत, ये लाइन याद कर लो सिर्फ, या फिर कोई भी अन्य भारित व्यय जो संविधान या संसद द्वारा इस निधि पे भारित हो। ठीक है, तो ये सब याद रखना किसका किसका है और किसका किसका नहीं है संचित निधि पे भारित व्यय, ये भी याद रखना है। राज्यपाल का नहीं है, चुनाव आयोग का नहीं है, यूपीएससी का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है, संसद के सदस्यों का नहीं है। ठीक है, तो इन सबको वेतन के लिए विनियोग विधेयक निकालना होगा, लाना होगा। ठीक है, जबकि इन सभी के वेतन के लिए विनियोग विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संचित निधि पे भारित व्यय है, इसलिए इसके वेतन देने के लिए जब धन निकालना होगा तो विनियोग विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, ना ही इन पर क्या होगी, चर्चा होगी, ना ही मतदान होगी। ठीक है, याद रहना की बात यहाँ पर यह है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता भारत नहीं अपितु राज्य के संचित निधि पे भारित व्यय है। जहाँ पे वो आखिरी टाइम राज्यपाल बनेगा तो वहाँ की संचित निधि पे क्या होगा, इसको पेंशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि याद रहे कि जो उपराष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति संचित निधि पर भारित व्यय है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही तो राज्यसभा का सभापति बनता है, यानी कि राज्यसभा सभापति को सभापति के रूप में पैसा मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। एक बार बिना भी देखे बता दीजिए भारत की संचित निधि पर किसका किसका वेतन भत्ता क्या कैसा मिला। राष्ट्रपति, दूसरा हो गया कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, संसद के चारों पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। पांचवा क्या हो गया, पांचवा हो गया आपको जिससे ऋण लिया है
तो उसको वो दायित्व है कि उसको वापस कर दे। छठा हो गया कि संसद द्वारा ये न्यायालय द्वारा कोई अगर डिक्री या अवार्ड जारी किया गया है उसको वापस उसके लिए, ठीक है। तो ये सभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यही सवाल पूछा था एपीएफसी में, तो निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर आर चार्जेड टू कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब संचित निधि के भारत व्यय में किस क्या क्या शामिल है। एक तो ऋण, पहला पॉइंट सही हो गया। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता जो भी हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सिर्फ पेंशन। फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का। फिर कैग का हो गया, कैग यूपीएससी का सैलरी। फिर हाई कोर्ट का पेंशन मंथली। फिर जजमेंट और डिग्री या अवार्ड जो किसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो। कोई अदर एक्सपेंडिचर जो कि डिक्लेयर हुआ हो पार्लियामेंट के द्वारा। किसका किसका नहीं है, तो लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य, मंत्री का, उपराष्ट्रपति का, पीएम का, हाईकोर्ट का वेतन, राज्यपाल का। इन सभी का भारत के संचित निधि पे भारित व्यय नहीं है, बाकी इन सभी का है। तो ये वो तो फंड समझ गए, भारत की संचित निधि ये गुल्लक। दूसरा गुल्लक है लोक लेखा निधि, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। इसका वर्णन है अनुच्छेद 267(2) में। इसमें क्या है कि जो भी धन संचित निधि में जमा होता है और जो बच गया वो सारा धन किस में जमा होगा, लोक लेखा निधि में, पब्लिक अकाउंट में। जैसे कि मान लीजिए कि जो एनपीएस है, जीपीएफ है, बीमा हो गया, जमा बचित राशि हो गया, ये सभी का जो पैसा है ये भारत की संचित निधि में जमा ना होकर किस में जमा होता है, लोक लेखा निधि में, पब्लिक अकाउंट में। इसको धन निकालने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है संसद के लिए, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, नहीं राष्ट्रपति की आवश्यकता है इसे धन निकालने के लिए। जनता अपने पैसे अपने स्वयं के प्रयोग के लिए पैसा निकाल सकती है। जब भी इसमें से पैसा कौन निकालता है, जनता ही निकालेगा अपने प्रयोग के लिए। आकस्मिक निधि का वर्णन किसमें है, कंटीजेंसी फंड का 267 में। ये संसद द्वारा जो विधि बनाया गया 1951 में, तब बनाया गया था। और जो संचित निधि में संचित निधि का जो पैसा है उसी में से कुछ पैसा को लेके इस गुल्लक में आकस्मिक निधि में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। इसका बनाने का मेन उद्देश्य क्या है इस गुल्लक का, आकस्मिक निधि का, कि मान लीजिए कि कभी संसद को एकदम जरूरत पड़ जाए पैसा का, ठीक है, तब उसमें संसद क्या करे, बिना किसी विनियोग विधेयक वगैरह पारित किए बिना बस राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करे, निकाल सके, ठीक है। जैसे महामारी आ जाए, आपदा आ जाए, तब संसद को पैसा की जरूरत है तो वह आकस्मिक निधि से निकालता है। और इसके लिए बताइए कि क्या संसद की जरूरत है, नहीं, ठीक है। अब कुछ सवाल पूछते हैं। अच्छा, संचित, ये पूरा ट्रिक्स याद करा दे रहा है आर्टिकल। सा, ला, आ का यूपीपीसीएस में पूछा था अभी हाल में ही क्वेश्चन। सा मतलब संचित निधि है तो 266(1) में है। ला मतलब लोक लेखा निधि है तो 266(2) में है। आ का मतलब आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड है तो 267 में है। दूसरी बात याद रखना है, संचित निधि पे किसका अधिकार है, तो संसद का। आकस्मिक निधि पे किसका अधिकार है, तो राष्ट्रपति का। लोकलेखा निधि पे जनता जब चाहे पैसा निकाल सके। संचित निधि में किसका किसका पैसा क्या क्या जमा होता है, तो कोई भी कर, कोई भी ऋण, ये सभी जमा होता है, ठीक है। टैक्स वगैरह हो गया ये सब चीज़। लोकलेखा निधि में किसका किसका पैसा जमा होगा, तो एनपीएस हो गया, ये सब का पैसा जमा हो गया।
बीमा हो गया, जमा बचत हो गया, ये सभी का पैसा हो गया। आकस्मिक निधि में किसका किसका पैसा जमा होगा? तो संचित निधि में से जो पैसा बच जाता है वही पैसा किस में जमा हो जाता है? आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है कि जब ज़रूरत पड़े तब निकाल लिया जाए। फिर ये बताए थे कि जो आपका संचित निधि है ये दो प्रकार का है, संचित निधि पे भारित व्यय और संचित निधि पे अभारित व्यय। जो संचित पे भारित व्यय नहीं, संचित निधि पे जो भारित व्यय इसके ऊपर चर्चा होगी, ना मतदान होगी, ना वोटिंग होगी। और लेकिन संचित निधि पे जो भारित व्यय नहीं, इसके ऊपर चर्चा भी होगी, वोटिंग भी होगी, मतदान भी होगी। इससे पैसे निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाना होगा। तो संचित निधि पे भारित व्यय किसका किसका था? वेतन राष्ट्रपति का, संसद के चारों पीठासीन अधिकारी का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, कैग का, यूपीएससी का, और कोई भी डिग्री जो पार्लियामेंट जो ट्राइब्यूनल या कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो, या कोई अदर डिक्लेरेशन जो संसद द्वारा डिक्लेयर किया गया हो। तो ये सब ठीक है। अब बताइए आकस्मिक निधि का प्रावधान किस में है? तो 267 में। कैसे याद कराए थे? सा ला आ का, ठीक है। सा 267 एक, ला 267 दो, आ का 267। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है तो हम बता दिए। तारांकित का उत्तर कैसे मिलेगा? मौखिक रूप में, लिखित रूप में नहीं। इसका मिलता है तारांकित के लिए मिलता है कि जो लिख के देते वो अपना पढ़ते रहिए। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं जो महत्वपूर्ण, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। उत्तर पर बहस की जा सकती है नहीं, उत्तर पर इस पर बहस नहीं की जा सकती, लेकिन पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, इस पे नहीं। किसके उत्तर पे स्पीकर का नियंत्रण रहेगा? तो ये जो अल्प सूचना प्रश्न होता है ना, जो प्रश्नकाल से पहले पूछा जाता है, वो वाला पे तो केवल 1 और 3 सही है। तो ये ऑप्शन सही होगा बी। अब यहाँ पे हम जो संसद प्रणाली है कहाँ से लिए थे? तो ब्रिटेन से ही लिए थे। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के संसद प्रणाली और भारत के संसद प्रणाली में कुछ अंतर है। एक तरफ है ब्रिटेन का संसद प्रणाली, एक है भारत का संसद प्रणाली। ब्रिटेन के संसद प्रणाली में कैसी व्यवस्था है? राजशाही व्यवस्था, राजा वाला। भारत में गणतंत्र प्रणाली। प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। ये बात किस में लिखा है? ब्रिटेन वाले में लिखा है कि ब्रिटेन में जो वहाँ पे लोकसभा होगा उसी को बोलते हैं निचला सदन, प्रधानमंत्री वहीं का होना चाहिए। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री कहीं का भी हो सकता है, निचला या ऊपरी सदन, लोकसभा यानी राज्यसभा कहीं का भी हो सकता है। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत, जबकि भारत में संसद संप्रभु नहीं है, यहाँ पे लिखित संविधान है। संघीय प्रणाली है, न्यायपालिका है, न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है। मतलब भारत में संसद क्यों संप्रभु नहीं है पता है? क्योंकि यहाँ पे न्यायिक समीक्षा होती है। अगर संसद कोई काम करता है उसके निर्णय का, कार्रवाई का नहीं, उसके निर्णय का कोई गलत मतलब कि ये लॉ बना देगी तो उसकी जो लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएगी। मंत्री के कानून की जिम्मेदारी, जबकि भारत में क्या है? भारत में मंत्री को राज्य के प्रमुख आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात याद रखेंगे कि हमने भले लिया ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, लेकिन फिर भी ब्रिटेन और भारतीय संसद प्रणाली में क्या अंतर है? यहाँ पे यही सवाल है। भारतीय संसद प्रणाली के संदर्भ में ब्रिटेन संसद प्रणाली से क्या है? अलग है, क्योंकि यहाँ पे न्यायिक समीक्षा प्रणाली होती है भारत में। ये सब था। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है बच्चा, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा विशेष अभिभाषण में इसी में कन्फ्यूजन हो गया। 86 में क्या लिखा हुआ है, 87 में क्या लिखा हुआ है? तो देखो 86 भी समझा दे रहे, 87 भी और 88 भी। 86 में लिखा हुआ है कि सदनों का अभिभाषण तथा संदेश भेजने को राष्ट्रपति का अधिकार।
मान लीजिए किसी सदन में भेजना है राष्ट्रपति को संदेश, तो आर्टिकल 86 के अनुसार भेजेगा कि आइए सदन अब चालू होगा। 87 में क्या है, तो ये विशेष अभिभाषण की बात करता है। क्या किसकी बात करेगा? विशेष अभिभाषण की। 88 में क्या है, तो 88 में संसद और मंत्री को, संसद के मंत्री और तथा महान्यायवादी का अधिकार है। आर्टिकल 88 में क्या है कि मंत्री को, अब महान्यायवादी है भारत का, उसको विशेष अधिकार मिला है। इन दोनों को आर्टिकल 88 के अनुसार यह अधिकार मिला है कि ये दोनों किसी भी सदन में जाके, आर्टिकल 88 के अनुसार यह अधिकार मिला, विशेष अधिकार, कि ये दोनों किसी भी सदन में जा सकता है, वहाँ पे चर्चा कर में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं कर ले सकता। जिस सदन के सदस्य वही वोटिंग में भाग लेगा, लेकिन बोल सकता है, बैठ सकता है, घूम फिर के आ सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में। तो यही बात किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 88 में। अब इस पर सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है? तो देखो आर्टिकल 88 में तो दो आदमी के बारे में लिखा गया है। एक तो 8 से याद रखना महान्यायवादी, इससे याद रखना मंत्री। तो मंत्री राज्यसभा का मेंबर हो तो लोकसभा में जा सकता है, लोकसभा का है तो राज्यसभा में जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? मंत्री, जो राज्यसभा का सदस्य है। और जो महान्यायवादी है उसको भी अधिकार है, कहीं पर भी घूम फिर के आ सकता है। ये हो गया, पूरा पढ़ लिए हम लोग। अब लास्ट में क्या है? आर्टिकल देखेंगे, बस खत्म ये चैप्टर। जो संसद है वह आर्टिकल 79 से लेके 123 तक के बीच का जितना भी आर्टिकल है आपको आज याद कराएंगे, और ये संसद के बारे में चर्चा करता है। ग्रुपिंग बना के याद करेंगे। सबसे पहले तो सरला ट्रिक याद करें। सरला से 3 आर्टिकल याद होगा। स से याद करना है संसद जो 79 में है। र से याद करना है राज्यसभा जो 80 में है। ला से याद करना है लोकसभा जो 81 में है। तो सरला 79, 80, 81। फिर याद करना है ज या, या। तो ज से याद करना है कि 82, 81 के बाद क्या आएगा? 82। तो 82 में क्या है? जनगणना। और से याद करना है कि संसद की अवधि सदन की, तो 83 में दिया है। य से याद करना है कि योग्यता, सांसद की क्या योग्यता है? नियोग्यता नहीं, निर्योग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन तो 102 में। योग्यता क्या है? तो ये 84 में दिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये सब दिया हुआ है। तो ज या सौरला, इसे 3 आर्टिकल याद हो गया एक लाइन से। अब इन चारों को याद करो एक साथ। किसको किसको पता है? ये तीनों को एक साथ 25, 86, 87। 25 में लिखा हुआ है कि संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में लिखा हुआ है। 86 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है संदेश भेज सकता है सदन को। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में है। 88 को अब अलग तरीके से याद करो। 88 में 8 से ट्रिक याद कराए थे कि 88 में विशेष अधिकार मिला हुआ है। महान्यायवादी और मंत्री को किसी भी सदन में जाके बोल सकता है, घूम फिर के आ सकता है। अब फिर 88 तक याद कर लिया। अब 89 से 98 तक लगातार याद करो। इसमें संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में चर्चा है। सबसे पहले तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 89 वाला, 91 वाला और 93 वाला। 89 में दिया हुआ है कि जो राज्यसभा का सभापति है या फिर उपसभापति है उसका पद 89 में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 90 में यही राज्यसभा के सभापति उपसभापति को कैसे हटाया जाएगा इसका उल्लेख है। फिर 91 में क्या है, तो जो सभापति का पद है, सभापति पद के कर्तव्यों का पालन या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। मतलब कि मान लो सभापति का पद जब खाली रहेगा तो उपसभापति इसकी जगह पे आएगा, काम करेगा, यही बात लिखा हुआ है। 93 है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद का चर्चा है। 94 है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जब खाली होगा कैसे, इसके बारे में चर्चा है। 95 में क्या होगा कि जब लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली होगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष उस पद के रूप में कैसे काम करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख क्या पता है?
यही 3, 1 2 3। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपाध्यक्ष का पद। 93 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद। 91 में जब राज्यसभा का सभापति का पद खाली होगा तो उपसभापति कैसे काम करेगा। 96 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना, संसद कैसे संकल्प पारित करके हटाएगा। 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख है, लोकसभा महासचिव का उल्लेख भी 98 ही में है, बताए थे 98 का। अब 2 आर्टिकल याद करो, कार्य संचालन से संबंधित है, 99 और 100 वाला। 99 में संसद सदस्य जो शपथ लेता है उसका उल्लेख है। अच्छा, इस सवाल पूछ दिए पे कौन अपने पद की शपथ नहीं लेगा, तो लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो शपथ का इसी में उल्लेख है 99 में। कैसे याद रखेंगे, 100 देखो 100 इसे लिखते हैं शपथ में, 100 18 10, ये 100 देखो 9 लिखा है, 9 दोनों तरफ 9 9 दिख रहा है, तो इसे याद कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 100 में 100 में संसद के कोरम का चर्चा है, तो 100 कोरम कितना होना चाहिए संसद का, 1/10, तो 1/10 से याद कर लो 100। कास्टिंग वोट की चर्चा इसी में, निर्णायक मत की, तो 100 से याद हो जाएगा कि निर्णायक मत। अब संसद की निर्भरता को लेकर, निर्भरता मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेके 3 आर्टिकल याद करना है, 101 102 103 104 नहीं 102 103 104 105, ठीक है। तो देखो 101 में तो लिखा हुआ है स्थानों का रिक्त होना, 2 जगह से चुनाव लड़ोगे तो 14 दिन में कौन सा खाली होगा, 10 दिन में कौन सा खाली होगा, ये सब बात बता दिए। 101 में वैकेंट ऑफ सीट। आर्टिकल 102 में है निहरता का प्रावधान, तो आर्टिकल 102 1A 102 1B 102 102 C 102 1D 102 1E। तो 102 1 में क्या, लाभ का पद, पागलपन, दिवालियापन, भारत के नागरिक ना होना, इसका ट्रिक है लापांतरिक। लॉ से हो जाएगा लाभ का पद, प से हो जाएगा पागलपन, द से दिवालियापन, न से भारत का, ना से नागरिक। ये लापांतरिक एक लाइन से याद कर लो। 102 का पूरा हो गया। इसमें कौन कौन सा निहरता है। 102 1E में क्या दिया हुआ है, तो संसद क्या करेगा, कोई अधिनियम बना सकता है डिस्क्वालीफाई के लिए, तो इसी के अनुसार जनप्रतिनिधि अधिनियम 191 बनाया हुआ है। फिर 102(2) याद कराए थे, 102(1) है ये सब, 102(2) याद कराए थे कि 102(2) कैसे जोड़ा संसद में, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा। इसमें इसी के आधार पर दल बदल अधिनियम बनाया, इसी के आधार पर संसद को सदस्यों का क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये 103 में क्या है, 102 के अनुसार कैसे जो है राष्ट्रपति निर्णय लेगा इलेक्शन कमीशन के कहने पे, इसी बात का चर्चा है 103 में। 104 में क्या है कि आप बिना शपथ लेने बैठ गए, आप शपथ नहीं लिए आर्टिकल 99 के अनुसार, फिर भी आप सदन में बैठ गए तो आपके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। 105 में क्या है, तो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार, इसकी चर्चा है। ये 2 प्रकार का होता है, सामूहिक और व्यक्तिगत। 106 में क्या है, वेतन और भत्ता, 6 से याद रखना चक्का, तो वेतन और भत्ता। अब विधायी प्रक्रिया का 107 से लेके 111 के बीच में है, आर्टिकल याद कीजिए। 107 में क्या है, विधेयक का पूर्व स्थापित व पारित करना। 108 में क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो बता ही दिए। और राष्ट्रपति 108 के अनुसार इस संयुक्त बैठक को क्या करता है, बुलाता है। 109 में क्या है, तो धन विधेयक का प्रक्रिया को लेकर धन विधेयक कैसे किस सदन में पारित होगा। 110 में क्या है, तो धन विधेयक का पूरा परिभाषा दिया है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। 111 में क्या होगा, तो कि विधेयक पे कैसे राष्ट्रपति अनुमति देगा, नहीं देगा, अपने पास रख लेगा, मतलब वीटो पावर की चर्चा है, तो शुभ 111 में।
देखो इसमें 109 में 110 में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, टीआरई में भी पूछा हुआ है। तो पहले प्रक्रिया है 109 में, फिर परिभाषा 110 में। तो पहले प्रक्रिया फिर परिभाषा। अब वित्तीय विधेयकों के संबंध में संबंध में प्रक्रिया। अब कुछ पैसा वाला जो संबंधित है, बजट, विनियोग विधेयक, ये सब चीज़ किस में दिया हुआ है, उससे संबंधित आर्टिकल है। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा दिया हुआ है। बजट के स्थान पे इस शब्द का उल्लेख किया गया 112 में। 111 में क्या चीज़ था, राष्ट्रपति का विधेयक पे अनुमति। 113 में क्या है, तो प्राक्कलन समिति, संसद में प्राक्कलन के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 113 के अनुसार क्या करेगा प्राक्कलन समिति, भाई पहले पहले आकलन करेगा, तभी पैसा निकालने देगा। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, धन निकालते हैं संचित निधि से। 115 में क्या, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, मतलब अगर हमको एक्स्ट्रा अनुदान चाहिए बजट के बाद भी तो वो होता है। 116 में क्या है, लेखानुदान, मतलब अग्रिम अनुदान, बजट पारित होने से पहले अनुदान चाहिए, तो वही बात है 116 में। वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कैसे याद करें, ट्रिक द 16 नाम में छुपा हुआ है। 16 को पढ़ो 16, तो 100 से हो जाएगा 16, अल्लाह से हो जाएगा लेखानुदान। 117 में फाइनेंस बिल के बारे में, 17 पे खतरा, 109-10 में वित्त विधेयक के बारे में है, 117 में 109-10 में धन विधेयक के बारे में, 117 में वित्त विधेयक के बारे में। 118 में दो बात लिखा है कि हर एक सदन अपना अपना क्या कर सकता है, सदन का नियम बना सकता है। और साथ ही 118 के अनुसार कि जो अध्यक्षता है सदन का ज्वाइंट सिटिंग के समय, संयुक्त अधिवेशन के समय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष भी करेगा। 119 में क्या लिखा है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, ये भी याद कर ले। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम, मतलब कोई भी अगर वित्तीय कार्य हो रहा है संसद में तो उसका विनियमन कैसे होगा, यानी कि रेगुलेट कैसे होगा, तो विधि द्वारा होगा। तो 119 में है। फिर 120 में क्या है, तो 120 में यह है कि संसद में कौन भाषा में बोल सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा है। T20 में भाषा। 121 में क्या है, तो 121 में है संसद पे चर्चा पे रोक, मतलब संसद में किस किस बात, हर संसद में चर्चा होती है लेकिन ऐसा थोड़ी कि हर एक बात की चर्चा होगी। जैसे कि न्यायालय की अवमानना पे रोक है, कि न्यायालय का आप अपमान नहीं कर सकते, उसे 121 में यही है। कैसे याद करेंगे, 121 पे रोक, तो 121 में रोक है चर्चा पे, न्यायालय की अवमानना पे। 122 पे क्या है, 122 पे है कि संसद जो है संसद की कार्रवाई का जो न्यायालय है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या जांच नहीं कर सकता है। दो से याद कराए थे कि दो जगह दो गुरु नहीं हो सकते, एक जगह दो गुरु नहीं हो सकते, एक जगह दो गुरु नहीं हो सकते। दो गुरु कौन है यहाँ पे, एक संसद है, एक न्यायालय है। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि संसद के कार्यवाही का न्यायालय जांच नहीं कर सकता, वो सही है, लेकिन संसद के निर्णयों का जांच हो सकता है, न्यायालय की समीक्षा हो सकता है। निर्णय अलग चीज़ है, जैसे कोई विधेयक बना दिया, कार्रवाई अलग चीज़ है कि कब उसको कार्रवाई चलाना है, कितने बजे से। 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 1, 2, 3। राष्ट्रपति के अध्यादेश में लोकसभा की शक्ति राष्ट्रसभा का क्या है, समान है। अब आरक्षण से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है, जैसे SC को 84 है, ST को 47 मिला है। फिर 331 क्या चीज़ था, लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत का अधिकार था, खत्म, समाप्त। 312 में क्या है, तो राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण का प्रावधान है, तो ये है अभी भी। 80 में क्या है, 80 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये बात कहाँ लिखा हुआ है, 80 में। 100 से संसद और से राज्यसभा याद कराए थे, उसी में लिखा हुआ है कि 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करेगा, राष्ट्रपति।
फिर महिला आरक्षण के बारे में दिया हुआ है संसद में 239 ए में क्या दिया हुआ है कि महिलाओं का लोकसभा में आरक्षण, महिलाओं का लोकसभा में 239 ए 128वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये सब जोड़ा गया आर्टिकल। तो 239 ए में कि दिल्ली में जो है, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है ये। 330 से लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। 332 से में राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। 334 से क्या बात करता है कि ये जो महिला को आरक्षण दिया जा रहा है ये केवल 15 साल तक के लिए लागू होगा, फिर बाद में इसको संसद चाहे तो समय समय पर बढ़ा सकता है। थैंक यू। जय माता दी। सब सुरक्षित रहे, मेरा पढ़ाई सब पढ़ा हुआ है। जय माता दी। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।